किसी कौम की जो है कि सकाफत, तहजीब, ज़ुबान, मेल जोल और समाजी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो अल्फाज जुमलों की शक्ल में, इबारतों की शक्ल में इजहार पाया जाए, वो ज़ुबान में आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, और पारसी और गुरला के जो जो भी यहाँ पे कौमें रहती हैं, ठीक है जी, जिस धर्म को मानने वाले हों वो उर्दू बोलते चलते हैं, ठीक है। ये उर्दू ज़ुबान कैसे पैदा हुई और इसने के अंदर अदब कैसे लिखना शुरू हो गया। हर ज़ुबान जो है कि जब तक उसके अंदर कुछ किताबें अदब वाली न हो, वो ज़ुबान एक मर्तबा नहीं रखती। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए, ठीक है। दक्कन में उर्दू किसी ने किताब लिखी थी, उर्दू दक्कन में पैदा हुई। किसी ने उर्दू लिखी थी पंजाब में उर्दू, हाफिज महमूद शेरानी जो शेरानी के बारे में उन्होंने लिखा है उर्दू पंजाबी सिंध के लिए, सिंध में उर्दू, ठीक है जी। और जो है कि इसी तरह मुख्तलिफ लोगों ने जो है कि मोहम्मद सैयद आज़ाद ने कहा कि ये ब्रिज बादशाह से पैदा हो गई। लेकिन मैं मुख्तसर बात करूँगा कि डॉक्टर जमील जालवी साहब ने तारीख़ अदब उर्दू जिल्द अव्वल में ये कहा कि उर्दू ज़ुबान डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की तहकीक के मुताबिक जो हमारे लिसानियात हैं, ज़ुबानों के माहिर हैं, वो कहते हैं कि उर्दू फारसी या अरबी से नहीं पैदा हुई। मुसलमानों की आमद से बहुत पहले यहाँ पे जो कि बुद्धिस्ट और हिंदू कौमें रहती थी, और इन लोगों की ज़ुबान जो थी ज़्यादातर संस्कृत थी। और संस्कृत क्योंकि बादशाह एक जगह एक राजा होता था, दूसरी जगह राजा, और लोग सफ़र कम करते हैं, हिंदुस्तानियों को ज़राअत उनका पेशा होता था, तो मुख्तलिफ मकाम पर संस्कृत मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हो गई। संस्कृत का मतलब है धुली हुई चीज़। संस्कृत ज़बान वो आर्या से आता है, आर्या कौम जो आई सूडान से, तो वो ब्राह्मण बन गए, और उन लोगों की ज़ुबान जो मकामी ज़ुबानों के साथ मिली, कौल और दरावड़ कौम के साथ, वो संस्कृत कहलाती है। संस्कृत का मतलब होता है दरिया के पानी से धुली हुई चीज़, बिल्कुल साफ चीज़, क्योंकि उसमें उनकी मजहबी किताबें रामायण, महाभारत, ठीक है, और भगवान गीता, इस तरह की किताबें लिखी थी। तो वो दूसरी कौमों को जो पीछे उन्होंने 3 कौमें और बनाई, शूद्र, ठीक है, वैश्य और कश्तरी, उनको पढ़ने नहीं देते, तो कहते हैं ये हमारी ज़बान पवित्र है, पाक है। तो ये ज़बान इसमें जो संस्कृत में यूनानी के अल्फाज भी मिलेंगे। फिर मुख्तलिफ प्राकृत थी, माली थी, पाली यानी कि जो नेपाल में संस्कृत बोली जाती है, ठीक है, मगधी ज़ुबान, ठीक है, मगधी बोली, ठीक है, ब्रिज भाषा, ठीक है, और पंजाबी, सिंधी, ठीक है, बंगाली, ये सब संस्कृत की मुख्तलिफ शाखें हैं। इन्हें प्राकृत और अपभ्रंश कहा जाता है। प्राकृत ज़बान में क्या कहते हैं? प्राकृत और अपभ्रंश। 712 में जब यही हालात मौजूद का समय है, तो प्राकृतें और अपभ्रंश होती थी, ठीक है। दिल्ली के अंदर क्योंकि पाया तख्त रहा है, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की तहकीक के मुताबिक संस्कृत की एक शाख शोरसीनी बोली जाती है। उस ज़बान का क्या नाम था? शोरसीनी। उर्दू इसी से निकली है, उर्दू ज़बान इसी से निकली है। पहले इसको हिंदोई कहते थे, पहले ज़बान को क्या कहते थे? हिंदोई, ठीक है जी। निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में, ठीक है, जब तुगलक और खिलजी बादशाहों का दौर हुकूमत था, उस वक्त उर्दू के नमूने कुछ मिलते हैं। जमीनुद्दीन खुसरो 1253 से 1325 तक जिंदा रहे। उनके यहाँ आपको एक फारसी का मिसरा है, एक हिंदोई का मिसरा है। तो उसने खुद भी कहा है कि नज़्म चंद बज़ुबान हिंदी तहरीर करदन, तफरी हो तफन्ना इनाम नज़र दोस्तां करदन, कि मैंने कुछ नज़में लिखी हिंदोई में और दोस्तों की नज़र वो काट दी, ठीक है। फिर उसने मुख्तलिफ शायरी, उसने पहेलियाँ उसने उर्दू में लिखी, जो रिडल्स थी। ए सकी वो छमछम आए, क्या सकी वो बादल है, ए सकी वो गुड़गुड़ बोले, क्या सकी वो हुक्का है, ठीक है। ए सकी वो शोर बजाए, क्या सकी वो बच्चा है। इस तरह की पहेलियाँ। फिर जो है कि बहुत ही मशहूर जिस नज़म को गाया भी गया, ठीक है, कि गोरी करत श्रृंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रूम रूम महकार, गोरी करत श्रृंगार, ये उसकी नज़म थी, ठीक है। अम्मा मोरे बाबा को बेजोरी के सावन आए, ठीक है। किसे पड़ी है जो जा सुनाए, हमारे पी को हमारी बतियाँ, ठीक है। न आप आवे न भेजे खतियाँ, ठीक है। इस तरह की उसकी नज़में थी जो उर्दू में उसने रज़ाई कलाम लिखा। ये उर्दू के पहले वो शायर हैं जिनका कलाम किताबों में मिलता है। उन्होंने हालत बारी डिक्शनरी भी लिखी,
जिसमें हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू दोई के अल्फाज थे। अब मसला है कि मुख्तलिफ जगह इस ज़बान के जो अल्फाज थे, गुजरात में ये गोजरी कहलाई, ठीक है, और दक्कन में ये दक्कनी कहलाई। दक्कन में 5 रियासतें थी, 5 रियासतें जो मुगल सल्तनत के ज़ेर असर नहीं थी, और वहाँ इल्म व अदब की बड़ी सरपरस्ती थी। ठीक है, सन 1200 से लेकर, ठीक है जी, सन 1695 तक वहाँ पे इल्म व अदब बहुत परवान चला। ठीक है, उनमें कुछ रियासतें बजाज है, बैदल है, ठीक है, गोलकंडा है, ठीक है, गोलकंडा और भेमन सल्तनत, बेमनी सल्तनत। बेमनी सल्तनत में कुतुब शाही खानदान, बेमन में आदिल शाही खानदान और गोलकंडा में कुतुब शाही खानदान बहुत ज्यादा इल्म अदब का दिलदार है। कुतुब शाह तो गजल के पहले दीवान भी लिखे, उर्दू शायरी को मरसिया, ठीक है, मसनवी, इसमें उर्दू में बातें लिखी, कलाम लिखे और मशहूर है। और उसका जो दरबार था उधर मुल्ला वजी जो था मालिक शुरा था, मुल्ला वजी ने उर्दू की पहली किताब शायरी और नसर में मिलाकर लिखी, वो सब रस कहलाती। उर्दू की पहली किताब 1642 में लिखी गई, ठीक है, और वो सब रस कहलाती थी 1642, ठीक है। लेकिन और भी तहकीकात सामने आई, उन्होंने कहा जी इससे पहले जो है कि हजरत ख्वाजा नवाज बंदा नवाज के सुतराज एक बुजुर्ग थे जो जो थे कि अपना कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में अमीरान सद्दा के यहाँ दक्कन में तशरीफ लाए, तो उनकी उर्दू में एक रसाला उन्होंने शायद किया तसव्वुफ पर, जिसमें तसव्वुफ की बातें, वलियों की बातें, वलियों के किस्से और तस्करे, मिराजुल आशिकीन है, ये इस किताब से पहले, लेकिन उसके नमूने अक्सर नहीं मिलते। तो सबरा से एक मुस्तनद किताब के तौर पे सामने आई और इसका बहुत सा ऐसा ज़ाया भी हो चुका, जो मौलवी अब्दुल हक ने दोबारा से दरियाफ्त करके उसका दिबाचा शाये किया। तो ये बात है कि वहाँ पर आप मसनवी को बहुत फ़रोग मिला, मसनवी को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला, क्योंकि नशाती हैं वहाँ पे शायर हैं, उन्होंने मसनवियाँ लिखी। ठीक, कुली कुतुब शाह खुद भी गज़लें लिखते थे और मसनवियाँ लिखते थे। ठीक है, गवासी एक शायर है जिन्होंने सैफ अल मलूक लिखी, बहुत प्यारी मसनवी कुतुब शाह। तो ये बात है कि मुगलों के ज़माने में ये होता था कि मुगलों की अपनी ज़ुबान जो थी वो क्या कहलाती थी, फारसी और तुर्की में होते थे। तो उसके बाबरी, तो उसके जहांगीरी, ठीक है, और आईना अकबरी जो किताबें थी उन्होंने ज़्यादातर तुर्की ज़ुबान में लिखी और फारसी में लिखी। तो वो उर्दू को मुंह नहीं लगाते थे, मुगल खुद उर्दू बोलते नहीं थे, उर्दू में बातचीत नहीं करते थे। हाँ, दिल्ली में जब ये ज़ुबान खूब निकली सवरी तो इसको रेख्ता कहलाता था, रेख्ता। हालांकि गालिब तक पहुंचते पहुंचते गालिब ने एक दिन शेर सुना कि भाई पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने। तो गालिब ने कहा कि ये किसका शेर है, उसने कहा ये मीर तकी मीर का शेर है, बहुत ही ज़बरदस्त शायर गुजरे। तो ठीक है, 1722 में वो पैदा हुए और 1810 में बहुत हो गए। आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में बहुत हो गए, बीच में लखनऊ भी गए जब 1730 में इस तरह नादर शाह ने दिल्ली पर हमले किए, जाट माल वहाँ पे हमले करते थे तो रोजी पानी उनका मुश्किल था, तो लखनऊ भी गए, लखनऊ से फिर वापस भी आए। तो ऐसी बात है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि रेख्ता के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुना है अगले ज़माने में कोई मीर नहीं था, यानी कि बाकायदा उसका नाम लिया उर्दू का नाम रेख्ता, ठीक है। तो उर्दू के यानी कि बहुत सारे नाम ज़माने, फिर इसे जब ये दाग दिल्ली के ज़माने में से पहले जब दरबार में आई और लोग शेयर कहने लगे बादशाह अकबर के ज़माने में, तो इसे उर्दू मोहल्ला का नाम दिया गया, उर्दू एक मोहल्ला का नाम दिया गया। रफ्ता रफ्ता जब अंग्रेज यहाँ पे 1799 में उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया, तो उन्होंने बाकायदा हर ज़ुबान की सीखने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे अंग्रेजी जवान जब आते हैं कैप्टन यहाँ पे लगते हैं, इनको हिंदुस्तान भेजते हैं, तो इनकी ज़ुबान तो इंग्लिश है, यस सर, तो इनको किसी एक कैप्टन को हमने पूरा जो है सुबह साथ दे दिया, इनको जब वहाँ की बोली नहीं आई तो फिर वो हुकूमत नहीं कर सके। इन्होंने वहाँ पे मुंशी रखे, ठीक है, मीर अहमद को, मीर बादल सैनी को इन्होंने उर्दू पर रखा, ठीक है जी। तो उर्दू वो लोग सिखाते थे और बाकायदा उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई उर्दू और फारसी की बड़ी बड़ी किताबें, किस तरह 4 दरवेश को मीर अहमद ने, ठीक है जी, बागो बहार का दास्तान का नाम दे के आसान उर्दू में उन्होंने कहा कि देखो कि हमारे फौजी जवान किससे कहानियाँ पढ़े और इनको उर्दू भी याद है। ये उर्दू के लिए बड़ा सा जमील है कलकत्ता। तो ये कॉलेज है सर, फोर्ट विलियम कॉलेज जी, फिर ख़त्म हो गया 1805 तक ये सही चला, फिर ख़त्म हो गया। इसमें नेपाली, बंगाली, हिंदी, संस्कृत